सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के विषय में। आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर हैं, तो समझेंगे यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है और भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर दोनों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे अमेरिका के एक निर्णय के विषय में और समझेंगे अमेरिका ने भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में क्यों शामिल किया है, इसका क्या इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा। जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के विषय में और समझेंगे यह रिपोर्ट क्यों चर्चा में बनी हुई है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे से संबंधित अपने टॉपिक पर। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद भी जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसका यहाँ पर जो बर्बरता है या फिर जो यहाँ सेना का दखल है वह बना रहा। यहाँ पर कई तरह की ज्यादतियां पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के द्वारा की जा रही थी, लेकिन समय आता है 16 दिसंबर 1971 का और यह वह दिन है जब भारत द्वारा पाकिस्तान की सेना का समर्पण करवाया गया और पश्चिमी पाकिस्तान का जो दखल है यहाँ से समाप्त हो गया। बांग्लादेश इसके बाद एक नया और सोवरेन स्टेट बनकर उभरा और भारत ने सबसे पहले अपने पड़ोसी देश अर्थात एक नए स्वतंत्र देश का स्वागत किया और इसी के कारण 16 दिसंबर को हर साल जो है कि बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो विजय दिवस है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें भारत का योगदान बहुत ज्यादा है। जो जिस प्रकार की परिस्थितियां उस समय बन रही थी, अगर भारत का सहयोग ना मिला होता तो आज हो सकता है इतिहास कुछ और होता। खैर, वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और दोनों देशों के लिए यह जो 50वीं वर्षगांठ है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने क्या किया था, जैसे ही बांग्लादेश आजाद हुआ उसको मान्यता प्रदान कर दी थी और यहां से दोनों देशों के जो औपचारिक संबंध हैं एक देश के रूप में वह स्थापित होते हैं और इसी के कारण दोनों देश अपने संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया और भारत के इतिहास में यह तीसरा अवसर था जब गणतंत्र दिवस की हमारी परेड में किसी विदेशी सैन्य टुकड़े ने हिस्सा लिया हो। इससे पहले वर्ष 2016 में फ्रांस के सैनिकों ने और वर्ष 2017 में संयुक्त अरब अमीरात की सेना ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। और यह जो 72वीं गणतंत्र दिवस पर यह जो सेना की टुकड़ी ने बांग्लादेश की हिस्सा लिया, उद्देश्य यह था कि दोनों देशों के संबंधों की मजबूती को क्या किया जाए, इजहार किया जाए। भारत और बांग्लादेश ने अपने संबंधों को 50 सालों में बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अन्य पड़ोसी देशों से बहुत अलग हैं। आपको वह तनाव देखने को नहीं मिलेगा जो चाइना के साथ, जो पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है। दोनों देशों के जो मध्य संबंध हैं इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जहां पर दोनों देशों ने एक दूसरे का सहयोग किया है, लेकिन और भी सहयोग की आवश्यकता है। एक एक करके थोड़ा सा इन क्षेत्रों को हम देखते हैं। जैसे पहला है सीमा संबंधी प्रयास। तो आपको पता है कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की, वह बांग्लादेश के साथ लगती है। सीमा का जो निर्धारण है बांग्लादेश के साथ, वह आजादी के समय पाकिस्तान के रूप में, चूंकि पूर्वी पाकिस्तान
पाकिस्तान के रूप में था तो उस रूप में हुआ था, लेकिन बांग्लादेश ने आजाद होने के बाद भारत को यह आश्वासन दिया कि इसकी भूमि और सीमा पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिससे दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हों। और इसी के कारण कई समझौते हुए। पहला जो समझौता हुआ वह हुआ 16 मई 1974 को, और इसको बोला जाता है भूमि संबंधी समझौता। इसमें यह कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के इलाकों अर्थात इंक्लेव का अदला बदली करेंगे। आपको पता है इंक्लेव से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यह सीमा है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और यह जो क्षेत्र है यह दूसरे देश के हैं, यह वाले दूसरे देश के हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है इंक्लेव। तो यह कहा गया था कि इनकी अदला बदली करेंगे। लेकिन वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाने के बाद यह जो प्रक्रिया है लंबे समय तक ठंडे बस्ते में चली गई और बहुत कुछ नहीं हो पाया। लेकिन वर्ष 2011 में एक समझौता हुआ, और यह जो समझौता हुआ इसको बोला जाता है समन्वित सीमा प्रबंधन योजना। इस पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें यह कहा गया कि सीमा पार अवैध गतिविधियों और अपराधों की जांच करने, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए क्या होगा, सीमा सुरक्षा बलों को समन्वित किया जाएगा, अर्थात एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा। समय आता है वर्ष 2015 का और 119वां जो संविधान संशोधन है इसको अनुमति प्रदान की जाती है, और इसके तहत जो 1974 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था अर्थात एन्क्लेव की अदला बदली की बात की थी उसको आगे बढ़ाया गया, और 31 जुलाई 2015 को भूभागीय जो मानचित्र है इस पर समझौता किया गया और यह कह दिया गया जो एन्क्लेव की अदला बदली का यह जो मैप है अब इसको स्वीकार किया जाएगा। तो ये तो हमने किया था जो है कि सीमा के क्षेत्र में सहयोग किया था। स्वाभाविक है इस सहयोग की वजह से ही दोनों देशों का जो सीमा संबंधी विवाद है वह कभी भी आपको तनाव के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोग, एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है जहां बातचीत करके हर मुद्दे का समाधान किया जा सकता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो रक्षा का क्षेत्र है। दोनों देश एक दूसरे को रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समय समय पर सैन्य अभ्यास करते हैं। जैसे कि एक है मिलन जो कि नौ सैन्य अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, जबकि ऐसा ही सैन्य अभ्यास है संप्रीति जो कि क्या है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अर्थात इसमें जो है कि जो नौसैनिक के अलावा अन्य जो भाग हैं वह हिस्सा लेते हैं। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जो संबंध है इसको प्रभावित करता है चाइना, और चाइना और इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि वर्ष 2002 में ही चाइना और बांग्लादेश के बीच में एक रक्षा सहयोग का समझौता हुआ था, और इसके तहत बांग्लादेश को चाइना ने क्या किया है, न सिर्फ अपने साजो सामान की डिलीवरी की है बल्कि चाइना ने 2 पनडुब्बियां भी बांग्लादेश को दी हैं। तो यहां पर जो है कि हमें थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि रक्षा का जो क्षेत्र है यहां पर कहीं ना कहीं चाइना क्या है थोड़ा सा मजबूत नजर आता है। इसके अलावा एक जो क्षेत्र है वह है नदी संबंधी सहमति। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां हैं और ये 54 नदियां क्या करती हैं, जल साझा करती हैं, और इसके लिए बनाया गया है एक ज्वाइंट रिवर कमीशन, और इसकी बैठक जो है कि 1972 से होती रहती है। लेकिन अभी भी क्या है इस क्षेत्र में अभी और सहयोग की आवश्यकता है। आपको पता है जो कि तीस्ता नदी का जो विवाद है उसको लेकर जो सहमति है वह बहुत मजबूत नहीं हो पाई है। तो तीस्ता नदी का जो विवाद है कई बार तो तनाव के रूप में भी नजर आता है, वहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो भारत और जो है कि बांग्लादेश ने 1972 में ही पहला जो है कि व्यापार समझौता कर लिया था, और दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 2018-19 में लगभग 10.43 बिलियन डॉलर का क्या हुआ था, व्यापार हुआ था। लेकिन यह जो व्यापार हुआ था इसमें क्या किया गया था, इतना लगभग 9.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है कि भारत के द्वारा निर्यात किया गया था, और जबकि बांग्लादेश ने भारत को जो निर्यात किया था या भारत ने जो बांग्लादेश से आयात किया था उसका अमाउंट काफी कम था। अर्थात यहां पर जो बांग्लादेश की चिंता यह है कि भारत का जो ट्रेड है वह काफी ज्यादा सरप्लस में है, बहुत अंतर है। तो भारत को यहां पर आवश्यकता है अपने पड़ोसी देश के साथ कुछ जो व्यापार संबंधी समझौतों को कोई नया रूप देने की, जिससे वहां से क्या हो व्यापार बढ़ सके। जब व्यापार बढ़ेगा, जुड़ाव बढ़ेगा, और इससे क्या होगी, कहीं ना कहीं जो हमारी सॉफ्ट पावर की पॉलिसी है उसमें मजबूती आएगी। अगला जो क्षेत्र
क्षेत्र है वह है कनेक्टिविटी का सहयोग का। तो दोनों देश जो है कि हल्दीबाड़ी भारत और चिल्हाती के मध्य नए रेलवे लिंक का उद्घाटन कुछ समय पहले ही दोनों देशों ने किया है। इसके अलावा कोलकाता, ढाका और अगरतला तथा ढाका, शिलांग और गुवाहाटी के बीच बस सेवा भी शुरू की गई। और यह जो सेवाएं शुरू की गई हैं, इससे क्या हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। इसी में 9 मार्च को फेनी नदी पर एक पुल का भी उद्घाटन किया गया, जो सीधे पूर्वोत्तर राज्यों को क्या करता है, बांग्लादेश से जोड़ देता है। और इसे जो नाम दिया गया है मैत्री सेतु नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है इसमें हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो इनर वाटर वे हैं, अर्थात जो नदियों को जोड़कर हम जो है कि कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे हम म्यांमार या फिर जो है कि पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ अपने व्यापार को और बढ़ा सकें और हमारे पास कोई एक ऐसा रास्ता हो जो सीधा हो, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। कुछ सहयोग के अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली का क्या करता है, निर्यात करता है। इसी तरह बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का जो है कि क्या करता है, समर्थन करता है। दोनों देश सार्क और बिमस्टेक का क्या है, भाग हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करके इनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो ये 2 दिवसीय दौरा हुआ है, इसकी कुछ चीजों को हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने यात्रा से पहले बयान दिया कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध हैं वह सांस्कृतिक, भाषाई और आपसी रूप में काफी गहरे हैं। प्रधानमंत्री 26 मार्च को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। तो ये जो हवाई अड्डा है इसको थोड़ा याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ढाका स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और यह जो स्मारक है यह बनाया गया है बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में। तो इससे यह हुआ कि जो स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश मना रहा है उसमें पूरा भारत का सहयोग एक तरह से झलका, अर्थात भारत की तरफ से 130 करोड़ लोगों ने जो बांग्लादेश की आजादी है उसमें अपनी शिरकत की। यह जो स्मारक है यह ढाका से 35 किलोमीटर दूर है। तो यह अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने स्मारक परिसर में एक पौधा भी अर्जुन का लगाया, यह भी पूछा जा सकता है कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री के अब्दुल मोमिन के साथ मुलाकात की और दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता, समानता, परस्पर विश्वास और समझदारी पर जो है कि आधारित मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। और यह जो लाइन है इसका उद्देश्य यह था, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को डायरेक्ट ना कह के कि हमें चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है, हमने अपनी बात इस रूप में कही। प्रधानमंत्री ने सामुदायिक नेताओं और जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से बात की। बांग्लादेशी मुक्ति योद्धा, यहाँ पर योद्धा को योद्धा प्रोनाउंस किया जाता है इसीलिए लिखा जाता है। तो बांग्लादेशी मुक्ति योद्धा और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड यूथ आइकन्स के प्रतिनिधियों के साथ जो है कि मुलाकात की। और इससे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने जो एक मीटिंग होती है औपचारिक, उससे बाहर जाकर लोगों से जो है कि मिलने का प्रयास किया, जिससे बांग्लादेश के हर समुदाय, हर वर्ग तक के जो भारत की जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में 14 दलों वाले गठबंधन के नेताओं से भी मुलाकात किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों के जो विपक्षी दल हैं उनसे भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में भी शामिल हुए और इसको संबोधित किया। संबोधित करते उन्होंने जो कुछ कहा वह कुछ महत्वपूर्ण है, उसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। तो गांधी शांति सम्मान अगर पूछा जाए तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कि किसको दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी उम्र 20 से 22 साल रही होगी जब मैंने और कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए क्या किया था, सत्याग्रह किया था। यह भी आपसे कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सर्च लाइट के संदर्भ में जो है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सर्च लाइट की उस क्रूरता, दमन और अत्याचार के विषय में विश्व में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। और इसको प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जो है कि
बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ था वह ठीक नहीं था। बांग्लादेश के आज़ादी के 50 वर्ष और भारत की आज़ादी के जो 75 वर्ष का पड़ाव एक ही साथ आया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दोनों के लिए 21वीं सदी के अगले 25 जो वर्ष हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी जो साझा विरासत है ये भी साझी है और हमारा विकास भी क्या होना चाहिए, साझा होना चाहिए, अर्थात हमें साथ में मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। व्यापार और उद्योग में एक जैसी संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री ने कहा तो इसके साथ जो आतंकवाद का मुद्दा है वह एक जैसी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ संयुक्त रूप से बापू और बंगबंधु पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया गया और भारत के द्वारा कहा गया, अर्थात प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि भारत सबका साथ सबका विकास मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है और इसमें जो है कि बांग्लादेश क्या है, सुहोजात्री है, अर्थात सहयात्री है। तो वहां पर इसको बोला जाता है सुहोजात्री है। भारत सरकार की तरफ से ओरकांडी में प्राइमरी स्कूल की स्थापना की जाएगी और जो ओरकांडी है यहीं पर हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था और इसको कहा गया स्कूल की स्थापना कि करोड़ों लोगों की तरफ से हरिश्चंद्र ठाकुर को यह क्या होगी, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने ओरकांडी में मतुआ संप्रदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से जब मुलाकात की तो उनसे यह संदेश भेजा कि जो लोग मतुआ संप्रदाय के जो 2 करोड़ लोग भारत में रहते हैं उनके साथ हमारा जुड़ाव है और साथ ही साथ हमें मिलजुल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात भले ही बाउंड्री अलग हो लेकिन जो हमारी जो जुड़ाव है वह एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जसोरेश्वरी काली मंदिर में भी दर्शन किए और दर्शन करके यहाँ पर यह मैसेज दिया कि हम क्या करते हैं, हर संप्रदाय हर क्षेत्र के लोगों को साथ में लेकर चलने पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे और भारत इसे अपना कर्तव्य मानता है, अर्थात भारत ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है वैक्सीन को लेकर वह आगे भी जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक कि आखिर अमेरिका ने भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल क्यों किया। तो दरअसल अमेरिका का एक जो है कि विभाग है जिसका नाम है कृषि पशु वनस्पति स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा, इसका शॉर्ट फॉर्म है APHIS। इसने क्या गुरुवार को कहा कि हम भारत को उन क्षेत्रों की सूची में शामिल कर रहे हैं, उन देशों की सूची में शामिल कर रहे हैं जिन्हें हम स्वाइन फीवर से प्रभावित मानते हैं। अमेरिका ने भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल कर दिया है और इसके साथ ही अब हमारे देश से पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात पर जो है कि क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। APHIS ने यह निर्णय पोर्क और स्वाइन फीवर फैलने की संभावना की वजह से लिया। तो दरअसल यह क्या है, एक सूअरों को होने वाली बीमारी है और इस बीमारी से क्या होता है, जो पोर्क होता है अर्थात उनका जो मांस होता है वह बीमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। चूंकि भारत के द्वारा क्या होता है कि बड़ी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है, जैसे वर्ष 2020 में पोर्क और संबंधित उत्पादों का जो निर्यात है लगभग इतना डॉलर का किया गया था। तो अमेरिका का यह कहना है कि अगर इस पोर्क के माध्यम से अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है कि अमेरिका में आ गया तो हम जो है कि हमारे लिए कठिनता हो जाएगी, इसलिए हम इसके आयात पर रोक लगाते हैं। और इसका मतलब है कि भारत को यह कहा गया है कि जब तक भारत अफ्रीकी स्वाइन फीवर की कैटेगरी से बाहर नहीं हो जाता, अर्थात वो प्रमाण नहीं दे देता कि हम क्या हो चुके हैं, अफ्रीकी स्वाइन फीवर से बाहर हो चुके हैं, तब तक यह आयात क्या रहेगा, बंद रहेगा। यह जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है यह सूअरों में पाया जाने वाला रोग है जो घरेलू और जंगली दोनों सूअरों को प्रभावित करता है। इसमें संक्रमित होने वाले जो सूअर हैं उनका रक्तस्राव होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। संक्रमित सूअरों के द्वारा या उनके मांस से यह बीमारी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल सकती है। यह जो है कि तेजी से फैलता है, इसी के कारण ऐसी बीमारी के विषय में तुरंत जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित करना होता है और जो WHO है उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसकी तुरंत जो है कि सभी को जानकारी दे। इस बीमारी का जो संबंध है वह है एस्फेविरिडी परिवार के एक DNA वायरस से है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि RNA वायरस से या DNA, तो इसको ध्यान रखिएगा DNA वायरस से। इसमें पशुधन और पशु में जो व्यापार है वह काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है। जैसा कि अमेरिका ने अभी निर्णय लगा दिया है, तो इससे क्या होगा, हमारे
हमारे यहाँ के जो पोर्क के उत्पाद हैं उन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, अर्थात उनका व्यापार नहीं हो पाएगा। अब कि स्वाइन फीवर से मनुष्यों को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे क्या होता है, जो पशु होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। इसका कोई अभी बहुत जो है कि मजबूत कोई टीका नहीं है, वैलिड टीका नहीं है। इसकी वजह से जो संक्रमण रोकने का एक ही उपाय है कि इससे दूर रहा जाए, और इसी के कारण अमेरिका ने क्या किया है, यह निर्णय लिया है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो कि असमानता घटाने पर एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का नाम है असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020। इसको जारी किया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि क्या है, गैर सरकारी संगठनों का ये समूह है। इसे 1995 में क्या किया गया था, बनाया गया था। सचिवालय इसका नैरोबी केन्या में। उद्देश्य इसका क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, शब्द है असमानता। उद्देश्य है वैश्विक गरीबी और असमानता को कम करना, लोगों की अर्थात देशों की दक्षता में वृद्धि करना। ऑक्सफैम द्वारा असमानता को घटाने प्रतिबद्धता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है, और सूचकांक के आधार के रूप में जो फैक्टर यूज किए जाते हैं, पहला है श्रमिक अधिकार, अर्थात जो देश हैं उनमें श्रमिकों को कितने अधिकार मिले। जितने जो देश हैं जहां पर श्रमिकों के अनुकूल ज्यादा राइट्स होंगे, ज्यादा कानून होंगे, वह देश क्या करेगा, इस इंडेक्स में ऊपर आएगा। दूसरा जो आधार है वह है सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, जहां पर स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होगा, इस जो सूचकांक इंडेक्स में क्या होगा, वह ऊपर आएगा। इसी तरह एक फैक्टर है कराधान अर्थात टैक्सेशन की व्यवस्था। तो इसके द्वारा असमानता घटाने की जो प्रतिबद्धता सूचकांक है, इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है, और इसको बोला जाता है CRI इंडेक्स। और इसको क्या किया गया था, जो 2020 की इंडेक्स है, इसको अक्टूबर 2020 में जारी किया गया था, और यह सूचकांक का क्या था, तीसरा संस्करण था। प्रश्न आएगा अक्टूबर 2020 की खबर मैं अभी क्यों ले रहा हूं, तो दरअसल इसमें भारत की जो रैंक दी गई थी, वह जो रैंक पर अब क्या हुआ है, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, और कहा गया कि इंडेक्स जब बनाया गया था तो भारत के कुछ श्रम कानूनों को ध्यान में नहीं रखा गया था, और इसी के कारण जो भारत की रैंकिंग थी वह खराब थी। तो समझते हैं आखिर भारत की रैंकिंग थी कितनी। अक्टूबर 2020 में जारी इस इंडेक्स में भारत को 158 देशों की सूची में 129वां स्थान प्राप्त हुआ था। सूचकांक के अनुसार भारत जो है कि क्या है, महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन भारत ने किया था, और इसी के कारण भारत की जो रैंकिंग है वह खराब बताई गई थी। सूचकांक में शामिल 158 देशों में से महामारी से पहले केवल 26 देश ही अपने जो है कि बजट का 15% भाग स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे। क्योंकि भारत की रैंक इस वजह से कम आई कि भारत के विषय में कहा गया कि भारत का जो स्वास्थ्य बजट है वो दुनिया का चौथा सबसे कम बजट ऐसा देश है जहां पर स्वास्थ्य को लेकर कम खर्च होता है। और यह भी कहा गया कि अब भारत की आधी आबादी को ही क्या होता है, आवश्यक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया 103 देशों में श्रमिकों के जो बुनियादी अधिकार हैं, अर्थात जो श्रम संबंधी अधिकार हैं, जो उनका सुरक्षा की भावना है वह कम है। कारण यह है कि यहाँ पर जो अधिकार हैं वह श्रमिकों के अनुकूल नहीं, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि भारत को भी ऐसे ही देशों में शामिल किया गया था। अब अगर देखें लेबर रैंकिंग में, अर्थात श्रमिकों के अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत को स्थान दिया गया था वह दिया गया था 151वां, जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं था। वर्ष 2018 में भारत को इस कैटेगरी में 141 रैंक दिया गया था, जो कि इस साल के रिपोर्ट से तो कम से कम ठीक ही था। सार्वजनिक सेवा की कैटेगरी में 2020 में भारत को जो स्कोर दिया गया है वह दिया गया है 141 स्थान, और टैक्सेशन में जो भारत को स्कोर दिया गया है, रैंक दिया गया है, वह है 19वां, और टोटल जो स्कोर दिया गया है, रैंक दिया गया है, वह है 129वां। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो सबसे खराब कंडीशन है वह किसमें है, लेबर रैंकिंग में, और उसके बाद जो सार्वजनिक सेवा अर्थात जो स्वास्थ्य को देखता है उसमें खराब है, और जो भारत का जो अच्छा परफॉर्मेंस है वह टैक्सेशन वाले क्षेत्रों में दिखता है। सूचकांक में जो सर्वोच्च स्थान दिया गया था वह नॉर्वे को दिया गया था। इसके बाद क्रमशः डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम और फिनलैंड को स्थान प्राप्त हुआ था। अर्थात यह कौन से देश हैं, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश हैं। अंतिम स्थान जो 158वां मिला था, यह मिला था दक्षिणी सूडान को, और इसके बाद क्रमशः नाइजीरिया और बहरीन का स्थान था। आई होप आप समझ पाए होंगे कि
जो अच्छे देश हैं वो कौन से देश हैं, और जहां पर लेबर लॉ के साथ साथ जो स्वास्थ्य की कंडीशन है उसमें कौन से देश शामिल हैं। भारत का जो कुल रैंक जैसा कि हमने बताया 129वां प्राप्त हुआ। उसके पीछे जो प्रमुख कारण यह थे कि कोरोना के फेज में कई राज्यों में क्या हुआ, जो डेली कार्य की अवधि थी उसको 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। साथ ही साथ न्यूनतम वेतन जो कानून थे मजदूरों के उसको शिथिल किए गए। इसी के साथ साथ अधिकांश मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी प्राप्त होती है, और यह आंकड़े आए और आपने देखा कि कोरोना के फेज में किस तरह से श्रमिकों को जो है कि माइग्रेशन करना पड़ा था। ठीक इसी तरह से 71% मजदूरों को कोई लिखित अनुबंध के तहत कार्य नहीं करवाया जाता है, अर्थात उनको जब मन में आया तब कार्य लिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके कारण भी भारत का जो स्कोर है वो प्रभावित हुआ था। साथ ही साथ औपचारिक क्षेत्र में जो कार्यबल का केवल 10% कार्य करता है, इसको भी इस रिपोर्ट ने ठीक नहीं माना और कहा कि भारत को इस क्षेत्र में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने बताया कि हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस इंडेक्स के विषय में कहा है कि इसमें स्पष्टता का अभाव है और इसे तैयार करते समय भारत की कई लेबर कोड को ध्यान में नहीं रखा गया है, और इसी के कारण भारत का जो स्कोर प्राप्त हुआ है हम उससे जो है कि सही नहीं मानते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे तीनों टॉपिक को संक्षेप में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।